नाउ वी विल सी द एलिमेंट्स फ्रॉम। तो एलिमेंट्स किस किस चीज़ से आते हैं, यानी कि प्रॉब्लम किस 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 चीज़ से होती है। तो हाई हंग होने से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से और बहुत ज़्यादा हाई हो जाने से, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफ लिविंग, यानी कि मॉडर्न लाइफ गुजारा है, सिविलाइज लाइफ गुजारा है, तो उन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम्स आएंगी। कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल, क्विनीन कंज्यूम करने से। टेकिंग हाईली स्पाइस्ड सीजन फूड, तो वो कैसा पेशेंट है, हमेशा उसको बाहर का खाना पसंद है, रंग बिरंगा चटपटा खाना पसंद है, वो घर का सादा खाना उसको अच्छा नहीं लगता, तो बाहर का चटपटा और स्पाइसी खाना खाएगा तो भी उसको प्रॉब्लम्स होंगी, जीआईटी ट्रबल्स होंगे, इंडाइजेशन होगा, पेट खराब होगा, जो भी। इरेगुलर डाइट है। इरेगुलर डाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी खा ले रहा है, रात रात भर सो नहीं रहा बिकॉज ऑफ द पैशन और वर्कहॉलिक है, तो रात रात भर काम कर रहा है, हैविंग एन इरेगुलर डाइट और रूटीन ख़राब है। ओवर ईटिंग की वजह से, सेक्सुअल एक्सेस की वजह से। लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, बहुत टाइम से किसी टेंशन में है, बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत लॉन्ग और कंटिन्यूड टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, तो उस वजह से भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। सेडेंटरी हैबिट्स की वजह से। वांट ऑफ एक्सरसाइज है, यानी कि ही वांट्स टू एक्सरसाइज ऑल्सो बिकॉज ही इज़ हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो। लॉस ऑफ स्लीप है, सो लॉस ऑफ स्लीप होगी तो भी एलिमेंट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ग्रेट डिज़ायर टू स्लीप है। अगर वो इतना काम करे पैशनेटली तो उसको फिर उतना आराम भी चाहिए परफेक्शन के साथ, तो अगर वो नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ स्लीप होगा, तो भी उसको सारे एलिमेंट्स आएंगे। यूजिंग एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, एरोमा मतलब होता है अच्छी स्मेल ऑफ अ गुड थिंग। तो एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन मतलब ऐसी चीज़ें जिससे बहुत अच्छी स्मेल आती है, जो बहुत अच्छी होती है दिखने में, उस तरह की वो मेडिसिन कंज्यूम करता है। पिल्स लेता है, वो जो पिल्स होती हैं कैसी कलरफुल होती हैं, समटाइम्स दे रेड एंड मल्टी कलर्ड एंड ऑल, सो इस तरह की वो चीज़ें कंज्यूम करता है। और एक्सपोजर टू कोल्ड, क्योंकि वो हाईली चिली पेशेंट है, तो किसी भी तरह के एक्सपोजर, ठंड के एक्सपोजर से उसको सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एलिमेंट्स आएंगे। नाउ विल स्टार्ट विद पर्टिकुलर्स। तो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर विल बी कवर्ड अंडर 4 हेडिंग्स: कॉजेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर ऑफ हेडेक, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट। तो कॉजेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट। तो कॉजेशन क्या है हेडेक का, तो ये सारे जो हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं यही सारे कॉजेशन है हेडेक के। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉलीक्लास मेडिसिन है, यानी कि ये हर एक सिस्टम पे, हर एक पार्ट पे बॉडी के बहुत अच्छा वर्क करती है। हेडेक का सेंसेशन कैसा है, तो सेंसेशन इन द हेड एज इफ इट वुड बर्स्ट विद कंजेशन, हैवीनेस एंड प्रेशर। सर में कैसा लगेगा, भारीपन रहेगा, प्रेशर फील होगा और ऐसा लगेगा जैसे कि सर फट जाएगा, बर्स्ट। कैरेक्टर ऑफ हेडेक कैसा है, तो हेडेक ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन, यानी कि गैस्ट्रिक ओरिजिन का हेडेक, यानी कि जब भी कोई पेट से रिलेटेड समस्या होगी, पेट से रिलेटेड ख़राबी होगी बॉडी में, तब उसकी वजह से सर दर्द होगा। कंजेस्टिव हेडेक है। कंजेस्टिव हेडेक का क्या मतलब है, ऐसा लगता है बहुत भरा हुआ है, बहुत फुल है, प्रेशर ऐसे ओवरली फिल्ड, ऐसा लगता है बहुत भर चुका है, फट जाएगा। कंजेस्टिव हेडेक विद हैवीनेस ऑफ हेड, बहुत भारी लगता है सर में, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सुबह के टाइम पे उसको क्या लगेगा, बहुत भारी भारी लगेगा सर में। द पेशेंट फील्स एज इफ द हेड वुड बर्स्ट, हैवीनेस एंड प्रेशर इन द हेड एंड स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव टच। स्कैल्प क्या होती है हमारी, जहाँ से हमारे हेयर ग्रो करते हैं हेड पे से, उसको हम कहते हैं स्कैल्प। तो वो बहुत सेंसिटिव होगी और उसको टच भी नहीं करने देगा, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव होगी, पेनफुल होगी कि वो उसको टच भी नहीं करने देगा। तो बहुत भारी भारी लगेगा, ऐसा लगेगा सर फट जाएगा और बहुत प्रेशर फील होगा, और वो भी कब होगा, स्पेशली इन द मॉर्निंग। मोडालिटी क्या है, यानी कि एग्रीवेशन कब हो रहा है, इन द मॉर्निंग बाय लॉस ऑफ स्लीप, टच और नॉइज़, किसी भी तरह की आवाज़ से, किसी भी तरह उसको किसी ने डिस्टर्ब किया, किसी ने उसको टच किया, या फिर वो सो नहीं पाया, उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर इन द मॉर्निंग, इन सारी चीज़ों में उसको एग्रीवेशन है सर दर्द में। रिलीफ कब मिलता है, एम्बुलेशन कब मिलता है, बाय वॉमिटिंग, वार्म एप्लीकेशन इन वार्म रूम, बाय सिटिंग क्वाइट, लाइंग डाउन इन डार्क रूम। उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो अकेले अंधेरे कमरे में चुपचाप लेटा रहे, तो उसका सर में दर्द कम हो जाएगा। वार्म रूम में लेटेगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि चिली पेशेंट है, तो उसको आराम किससे मिल रहा है, गर्म चीज़ों से। तो गर्म रूम में लेटने से, या फिर गर्म कोई एप्लीकेशन या गर्म पट्टी रख ली सर पे गर्म पानी की, या स्टीम ले लिया, या गर्म पानी से नहाने से, या फिर हीटर चला के बैठने से में भी रूम में, तो इन सारी चीज़ों से उसको एम्बुलेशन है, रिलीफ है। कॉन्कॉमिटेंट क्या है, कॉन्कॉमिटेंट का क्या मतलब होता है, इस प्रॉब्लम के अलॉन्ग साथ साथ में कौन कौन सी दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अ सेंस ऑफ स्टूपिफिकेशन एंड कन्फ्यूजन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा नशे में रहेगा, ऐसे ड्राउजी रहेगा। स्टूपिफिकेशन, स्टूप करने का क्या मतलब होता है, झुका हुआ होना, यानी कि नशे में कैसे लोग ऐसे झूमते हैं ना, झुके हुए रहते हैं, बॉडी कैसी रहती है, ऐसी बैंड रहती है और नशे में झूमते हैं। सो अ सेंस ऑफ स्टूपिफिकेशन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज रहेगा, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान होश में नहीं रहता, कन्फ्यूजन में रहता है, डिलीरियम में रहता है, तो वो बेहोशी की कन्फ्यूजन वाली हालत में रहेगा। एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, जैसे उसको किसी ने अल्कोहल पिला दी हो, किसी ने उसको टॉक्सिकेट कर दिया।
वर्टाइगो एज इफ द ब्रेन वर मूविंग इन सर्कल विद अ वेरी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। चक्कर आएंगे उसको, तो चक्कर आएंगे तो कैसा लगेगा कि जैसे उसका जो ब्रेन है वो कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल सर्कल में घूम रहा है उसके सर में, ऐसा लगेगा कि सब कुछ सर्कल सर्कल में घूम रहा है। एंड अ वेरी ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और उस चक्कर के दौरान उसको कैसा लगेगा जैसे कि वो होश में नहीं है, बेहोशी की हालत में चला जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि बेहोश हो जाएगा। वर्टाइगो विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइट, डिजीनेस, हमिंग इन ईयर्स, नोजिया, वॉमिटिंग। तो चक्कर आएंगे तो उसको कैसा लगेगा जैसे कि उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा उस वक्त। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ साइट का क्या मतलब होता है, नज़र का बंद हो जाना यानी कि दिखाई ना देना। डिजीनेस, ऐसे चक्कर चक्कर आएंगे तो कैसा लगेगा, नशीला नशा से सर में, ऐसे नींद नींद टाइप का लगेगा, होश में नहीं आ पाएगा वो। हमिंग इन ईयर्स, तो ऐसे हमिंग, ऐसे बजिंग साउंड आएगा कानों में ऐसे आवाज़ सुनाई देगी, बजिंग वाली, वाइब्रेशन वाली। नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होगा और वॉमिट होगी भी। वॉमिटिंग जैसा फील होना को हम क्या कहते हैं, नोजिया, और वॉमिट हो जाने को कहते हैं वॉमिटिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें हेडेक के साथ देखने को मिलेंगी। नाउ वी विल सी GIT। सो दिस इज़ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो GIT में हम पहले माउथ देखते हैं। तो फीटेड अल्सरेशन इन माउथ, गम्स स्वोलन एंड ब्लीडिंग। तो क्या होगा, फीटेड का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा सोर अल्सरेशन, छाले हो जाएंगे मुंह के अंदर। और जो गम्स होंगे, गम्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे टीथ फिट होते हैं सॉकेट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, पिंक कलर के जो होते हैं गम्स, उसको हम गम्स कहते हैं। तो वो गम्स कैसे होंगे, स्वोलन। तो स्वोलन होंगे यानी कि उसमें सूजन होगी, और ब्लीडिंग होगी यानी कि उसमें से खून निकलेगा। फीटेड एंड सोर टेस्ट इन द माउथ इन द मॉर्निंग, ऐसे सड़ा हुआ और खट्टा सा टेस्ट आएगा उसके मुंह में सुबह सुबह मॉर्निंग में। एंटीरियर हाफ ऑफ द टंग इज क्लीन एंड द पोस्टीरियर कोटेड वाइट, फर्ड and cracked on edges. Sometimes the tongue is yellow, thick, ulcerated and cracked. टंग बता रहे हैं, तो टंग बहुत बार वाइवा में पूछ ली जाती है कि नाक्सवामिका की टंग बताइए। तो इसकी टंग हमको कैसे याद रखनी है कि जो हमारी टंग है उसका जो आगे वाला हिस्सा है, एंटीरियर, जो हम बाहर निकालते हैं, एंटीरियर हाफ कैसा है, साफ है, क्लीन है। लेकिन पीछे का हिस्सा कैसा है, पोस्टीरियर हाफ कैसा है, कोटेड वाइट, ऐसा लगेगा जैसे कि वाइट कोटेड है, वाइट पेस्ट कोटेड है उस पर। और फरी यानी कि ऐसे बहुत ज़्यादा फर जैसा वाइट वाइट दिखेगा, जैसे फर होता है वाइट, कैट का फर कैसा होता है वाइट वाइट, वैसा फर दिखेगा। और एजेस यानी कि उसके जो किनारे हैं, ज़बान के जो किनारे हैं, टंग के किनारे पे कैसा लगेगा, क्रैक्स दिखेंगे, क्रैक दिखेगी। समटाइम्स टंग इज़ येलो, कभी कभी जो टंग होती है वो येलो कलर की दिखती है, ऐसा लगता है पीली है। और थिक दिखेगी, ऐसा लगेगा बहुत मोटी है टंग, फूली हुई है। और अल्सरेटेड यानी कि हो सकता है ज़बान पे छाले भी हों। और क्रैक्ड होगी यानी कि स्किन कैसी होगी, जो टंग की जो सरफेस है वो कैसी होगी, क्रैक्ड होगी। टूथ एक, वर्स फ्रॉम कोल्ड, बेटर फ्रॉम वार्मथ। चिली पेशेंट है, हर चीज़ में ठंडक से प्रॉब्लम है, तो टूथ एक यानी कि दांत में दर्द कब होगा, ठंडक से, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लिया या कुछ ऐसा हो गया, सर्दी हो गई, तो दांत में दर्द होगा ठंडक की वजह से। और बेटर कैसे होगा, अच्छा कैसे रहेगा उसे, गर्म से, यानी कि कुछ भी गर्म मुंह में चाय पी ली या पानी गर्म मुंह में पकड़ के रखा तो आराम मिलेगा। अब थ्रोट में देखेंगे तो थ्रोट में कैसा है, स्टिचिंग पेन इन द थ्रोट, ऐसा लगेगा कि स्टिचिंग पेन हो रहा है। रेडिएटिंग टू ईयर्स ऑन स्वॉलोइंग, जब वो ऐसे गटकेगा कुछ भी तो उसका जो गले का दर्द है वो उसके कान तक पहुंचेगा। अल्सरेशन एक्सटेंड्स टू थ्रोट फ्रॉम माउथ, टिंगलिंग सेंसेशन फ्रॉम यूवुला। यूवुला क्या होता है, हम अगर मुंह खोलते हैं और पीछे साइड देखते हैं तो एक वो छोटा सा रेड कलर का ऐसे बल्ब टाइप का इसे पीछे लटका हुआ होता है हमारी टंग के पीछे, उसको हम कहते हैं यूवुला। तो उसमें कैसा सेंसेशन है, टिंगलिंग, ऐसे गुदगुदी वाला सेंसेशन होगा यूवुला में। और अल्सरेशन टेंड्स टू थ्रोट फ्रॉम माउथ, माउथ से लेके थ्रोट तक, गले तक छाले हो जाएंगे उसको। तो ये हमारा कैरेक्टर है नाक्सवामिका का। नाउ वी विल सी स्टमक। तो स्टमक में, स्टमक ट्रबल्स आर कॉज्ड बाय कॉफ़ी, टबैको, अल्कोहल, हाईली स्पाइस्ड सीजनड फूड, रेगुलर डाइट, इरेगुलर डाइट, ओवर ईटिंग, एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन, पर्जेटिव। जो भी हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था वही सारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लेता है, बट उसको कॉफ़ी से प्रॉब्लम भी है। हमने देखा था कि उसके डिज़ायर में है स्टिमुलेंट्स, पंजेंट एंड बिटर थिंग्स, अल्कोहल एंड फैटी फूड। क्या क्या हमने पढ़ा था डिज़ायर में, स्टिमुलेंट्स, पंजेंट, बिटर थिंग्स एंड अल्कोहल एंड फैट फूड। तो इस तरह की वो चीज़ें खाता है, इस तरह की खाने की चीज़ें उसको पसंद है, क्योंकि उसको रात रात भर जगना है, रात रात भर काम करना है, 200% परफेक्शन के साथ काम करना है। तो उसे जगने के लिए क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, स्टिमुलेंट चाहिए, अल्कोहल चाहिए। तो जब वो ये सारी चीज़ें पीता है और या खाता है तो इसी वजह से उसको क्या होता है, प्रॉब्लम भी आती है। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में ऐसे लोग दिखाते हैं, सूट वूट पहने हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं,
कॉफ़ी पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, एक बहुत बड़ी रूम में बैठे हुए हैं जिसमें किताबें भरी हुई हैं, एंड इस तरह की जो पर्सनालिटी होती है ये नक्स वोमिका की होती है। तो इन लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों से दिक्कत भी होती है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम कर ली, अल्कोहल पी लिया, और बाहर का खाना पीना पसंद है, बाहर रात में घूमना पसंद है। तो हाईली स्पाइस्ड सीजन फूड यानी कि स्पाइसी खाना, बहुत मिर्च मसाले का खाना, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, ये सब खाने के बाद उसको स्टमक में प्रॉब्लम होंगी। इरेगुलर डाइट लेने की वजह से, ओवर ईटिंग करने की वजह से, एरोमेटिक पेटेंट मेडिसिन लेने की वजह से, सेंसेशन ऑफ वेट एंड पेन इन द स्टमक में कैसा सेंसेशन, कैसा फील होगा, जैसे कि कोई वज़न है, दर्द है, वज़न भी फील होगा, ऐसे बहुत भारी भारी लगेगा पेट, और पेट में दर्द होगा। फ्लैचुलेंस, पायरोसिस, टाइटनेस, सोर और बिटर इरक्शंस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग। फ्लैचुलेंस का क्या मतलब होता है, गैस फॉर्म होना, यानी कि पेट में बहुत गैस फॉर्म होगी उसके, अब बाहर का अनशन खाएगा तो गैस हो जाएगी उसको। पायरोसिस होगा उसको, टाइटनेस, ऐसे बहुत टाइट फील होगा, और सोर और बिटर इरेक्टेशन होंगे, यानी कि जो बेल्चिंग होगी, यानी कि जो उसको बर्पिंग होगी, डकार जो आएगी वो कैसी होगी, खट्टी होगी और कड़वी होगी। तो नॉजिया भी होगा उसके साथ साथ, नॉजिया होगा यानी कि वॉमिट जैसा लगेगा और वॉमिट भी हो जाएगी। कॉन्स्टेंट नॉजिया आफ्टर ईटिंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब भी सुबह वो कुछ खा लेगा तो खाने के बाद सुबह उसको बहुत ज़्यादा वॉमिट जैसा फील होगा। नाउ पेशेंट फील्स, इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई कुड फील सो मच बेटर। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है नक्स वोमिका का, जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है। इफ़ आई कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर, यानी कि पेशेंट को कैसा लगता है कि अगर मैं उल्टी कर लूँगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, ये सब जो मुझे हो रहा है, पेट में दर्द, भारीपन, फ्लैचुलेंस, ये सब मेरा ठीक हो जाएगा। हमने नक्स वोमिका के पेशेंट में हमेशा ये देखा है कि वो इनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, चाहे वो स्टूल पास करने जाए, चाहे वो यूरिन पास करने जाए, चाहे वो खाना खाए या वो कोई काम करे या उसके लिए कोई काम करके दे, तो उसे हमेशा क्या लगती है, कमी लगती है, उसको लगता है कि इससे भी बेटर तरीके से हो सकता था। तो यही सिम्टम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अगर आप बहुत डीपली इसको सोचें तो उसको क्या लग रहा है कि मैं अगर वॉमिट करूँगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा, तो वो जानबूझ के ऐसे अपने अंदर से वॉमिट लेके भी आएगा ताकि वो वॉमिट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वॉमिट करने से मुझे अच्छा होगा, ये सारे सिम्टम्स मेरे ठीक हो जाएंगे, तो वो वॉमिट करने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी बार भी वॉमिट करता है उसे लगता है कि मैं और वॉमिट करूँ ताकि ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होता नहीं है क्योंकि उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो ही इंड्यूसेस वॉमिटिंग फॉर रिलीफ। क्या करता है वो? इंड्यूस करता है, यानी कि खुद से वॉमिट करने की कोशिश करता है। किस वजह से? रिलीफ पाने के लिए। तो रिलीफ पाने के लिए, फॉर रिलीफ ही इंड्यूसेस वॉमिटिंग। वेरी हंग्री, नक्स वोमिका के पेशेंट को बहुत भूख लगती है, ही इज़ वेरी हंग्री, और उसको कैसा खाना पसंद है? चटपटा, स्पाइसी, बाहर का, रंग बिरंगा, एग्जॉटिक। येट देयर इज़ अवर्जन ऑफ फूड, फिर भी उसको क्या लगेगा? खाने का मन, मतलब खाने का मन बहुत है, बहुत खाना चाहता है, बहुत हंग्री है, लेकिन वो खाएगा नहीं, अवर्स करेगा, यानी कि वो खाने से इनकार करेगा। नक्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज़ फॉर गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रैल्जिया, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया मतलब होता है इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब होता है? गैस्ट्रिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। गैस्ट्रैल्जिया का क्या मतलब होता है? गैस्ट्रिक पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना। एल्जिया मतलब क्या होता है? तो एल्जिया जब भी यहाँ पे जिया यूज़ होता है तो उसका रिलेशन होता है पेन के साथ, जैसे एनाल्जेसिक, तो इसी तरह से होता है गैस्ट्रैल्जिया, न्यूरैल्जिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये पेन को डिनोट करता है यहाँ पे, यानी कि पेन हो रहा है। गैस्ट्राइटिस मतलब, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो पेट के किसी भी इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन, लिवर का इन्फ्लेमेशन, स्टमक इन्फ्लेमेशन। गैस्ट्रैल्जिया मतलब कॉलिक पेन, स्टमक पेन, और डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों के लिए नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है। Yet there is aversion to food, a routine remedy of want of appetite. It is also given as a routine remedy for want of appetite. ऐसे लोग जिनको भूख कम लगती है, जो खाना नहीं खाते या जिनको भूख ही नहीं लगती, उस तरह के लोगों को एज अ मेडिसिन, एज अ रेमेडी रूटीन में भी नक्स वोमिका हम दे सकते हैं। तो उनका जो खाने का डाइजेशन है, जो भूख है, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें नॉर्मली अगर हमने बहुत स्पाइसी खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एसिड है। नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा एंटी एसिड है, इसको हम एज अ एंटी एसिडिटी मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो जो जैसे आजकल जनरली सब बाहर का बहुत फास्ट फूड वगैरह ये सब कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद जो भी पेट में ट्रबल्स होते हैं, डायरिया हो गया या एसिडिटी हो गई या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसके लिए हम नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर इजीली।
तो नाउ यू हैव लर्न, सो यू कैन ऑल्सो गिव इट टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड यू कैन कंज्यूम इट योर सेल्फ ऑल्सो. सो स्टमक रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर. स्टमक में क्या है, पेन बहुत है तो बहुत टच और प्रेशर से बहुत सेंसिटिव हो जाएगा. वो टच नहीं करने देगा और प्रेशर अप्लाई नहीं करने देगा, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील होगा. देर इज़ ऑल्सो इनटॉलरेंस ऑफ टाइट बैंडेज अराउंड द वेस्ट. जो टाइट पैंट्स वगैरह होंगी जो प्रेशर अप्लाई करेंगी उस जगह पे पेट के आसपास, उसको वो भी बर्दाश्त नहीं होगी. तो इनटॉलरेंस है, यानी कि वो टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहता. मस्ट लूज इन क्लोथ्स, लूज कपड़े पहनना चाहता है. एब्डोमेन इज ब्लोटेड. एब्डोमेन कैसा है, ब्लोटेड है. ब्लोटेड क्या मतलब होता है, गैस भरी हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस जो हमने देखा था. ब्लोटेड मतलब फ्लैचुलेंस, गैस भरी हुई है. प्रेशर इज आर टू आर आफ्टर ईटिंग एज ऑफ स्टोन. ठीक है, सो प्रेशर कैसा है, आर टू आर है एज इफ ईटिंग फ्रॉम अ स्टोन. कैनॉट यूज माइंड फॉर 2-3 आवर्स आफ्टर फूड. वॉमिटिंग ऑफ बाइल, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी. तो हम ये क्या सिम्टम है, प्रेशर ऐसा लगता है उसके पेट में, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो या उसके पेट में कोई पत्थर डाल दिया हो भारी, तो उस तरह का उसको प्रेशर फील होता है. जैसे आपकी पेट का कोई भारी पत्थर रख दे तो ऐसा लगेगा ना कि दब रहा है पेट, बहुत प्रेशर फील होगा. तो उस तरह का सेंसेशन आता है नक्सोमिका के पेशेंट को. और ही कैनॉट यूज हिज माइंड फॉर 2-3 आवर्स, यानी कि अपना दिमाग का जो है, उसका दिमाग जो है वो सुन हो जाएगा खाना खाने के बाद, 2-3 घंटे तक काम नहीं करेगा. वॉमिटिंग ऑफ बाइल. बाइल की वॉमिटिंग है, यानी कि बाइल की वॉमिटिंग क्या होती है, कड़वी कड़वी जब हमें वॉमिट होती है ना, जब हम वॉमिट करते हैं और हमारे पेट में खाना नहीं होता, तो फिर बाइल जूस जो होता है ड्यूडेनम से पेट में से हमारे वॉमिट होता है, तो वो कड़वी वॉमिटिंग जो होती है उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग ऑफ बाइल. एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको वॉमिटिंग देखने को मिलती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है नक्सोमिका. डिसऑर्डर्ड स्टमक फ्रॉम ओवर ईटिंग, टेकिंग अल्कोहल, कॉफ़ी, ड्रग्स, नाइट वॉचिंग, हाई लिविंग, डिबॉचरी फ्रॉम सेडेंट्री लाइफ एक्सेट्रा. तो यही सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, रात रात को बाहर घूमना, सेक्सुअल एक्सेस. डिबॉचरी का क्या मतलब होता है, सेक्सुअल एक्सेस, बहुत ज़्यादा हाई लिविंग, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ, लो फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, ड्रग्स लेना और रात रात भर घूमना. नाइट वॉचिंग यानी कि रात रात भर पार्टी करना, घूमना, क्लब्स में जाना एंड ऑल. तो इस तरह के पेशेंट्स को जब स्टमक में प्रॉब्लम होती है, GIT ट्रबल्स होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, तो नक्सोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है. कंस्ट्रक्टिव क्रैम्प लाइक पेन इन द स्टमक. There may also be flatulence, distension, spasmodic colic, which is aggravated by uncovering. तो हमने जनरली देखा था कि उसको वार्म से आराम है, यानी कि गर्म चीज़ अप्लाई करने से उसको अच्छा लगता है गर्मी से. तो अगर वो अनकवर कर देगा, यानी कि खोल देंगे उसको, यानी कि उसके जो कवरिंग है, जैसे वो ब्लैंकेट ओढ़ के सोया, अगर हमने ब्लैंकेट हटा दिया तो उसको ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, एग्रेवेट हो जाएंगी. तो कैसा लगेगा, क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा, क्रैम्प भी पेन होगा, स्टमक में बहुत दर्द होगा, क्रैम्प्स होंगे, फ्लैचुलेंस, बहुत ज़्यादा गैस होगी, डिस्टेंशन, पेट ऐसे खिंचेगा, भारी भारी लगेगा, स्पैस्मोटिक यानी कि पेट में ऐसे दर्द होगा जकड़ के, फिर कम हो जाएगा, फिर दर्द होगा, स्पैज्म आएंगे. और ये एग्रेवेट कब होगा, अनकवर करने से. एनलार्ज लिवर इन ड्रंकर्ड्स. जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका जो लिवर होता है वो टॉक्सिकेट हो जाता है, बहुत काला पड़ जाता है, क्योंकि हमारा लिवर क्या काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स करता है. तो जो भी हमारी बॉडी में गंदगी होती है उसको लिवर बाहर निकाल के फेंकता है. तो लिवर के अब जब बॉडी में हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो लिवर है वो काम करते 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 खुद ही इतना ज़्यादा काला हो जाएगा, टॉक्सिकेट हो जाएगा. तो इस तरह के जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनके अंदर लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है, उनके अंदर पहले क्या होता है, लिवर इनलार्ज हो जाता है, लिवर पे स्वेलिंग आ जाती है. ये भी बहुत पेनफुल कंडीशन होती है. एपिगैस्ट्रिक रीजन में बहुत पेन होता है, जहाँ हमारा स्टर्नम एंड होता है और जब पेट स्टार्ट होता है उसके पेट में बहुत पेन होता है, वहीं पे हमारा लिवर होता है. स्टिचिंग पेन और सोरनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होगा. स्टिचिंग पेन कैसा होता है, ऐसे जैसे कोई सी रहा है, जैसे कट रहा है, इस तरह का पेन होता है. और सोरनेस देखने को मिलेगी, यानी कि टच भी नहीं करने देगा, इतना पेनफुल होगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस अटकेगी, सांस कम आएगी. कवर्ड बाय अपवर्ड प्रेशर ऑफ गैस विद इनइफेक्चुअल अर्ज फॉर स्टूल एंड यूरिन. ऐसे ऊपर की तरफ गैस चढ़ेगी, प्रेशर फील होगा, और जो स्टूल है और यूरिन है वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होगा, उतने अच्छे से निकलेगा नहीं उसका पेट में से. तो उसको कैसा लगेगा कि मुझे बार बार वॉशरूम जाना है, बार बार वो बहुत बार वॉशरूम जाएगा, क्योंकि उसको कैसा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. उसको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा पेट जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, अभी जो मैंने यूरिन पास की है वो अच्छे से साफ़ नहीं हुई है, ऐसे रिटेंडेड है बॉडी में, अभी भी मेरी बॉडी में भरी हुई है, अभी पूरी तरह निकली नहीं है. तो इस तरह का एक उसको फीलिंग होती है, तो इसलिए बार बार
जाता है तो उसके अंदर इनइफेक्चुअल अर्ज देखने को मिलती है, यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि मुझे जाना है, वो जब जाएगा लेकिन कुछ होगा नहीं, मतलब ही वोंट बी एबल टू डेफिकेट, ही वोंट बी एबल टू पास स्टूल, ही वोंट बी एबल टू यूरिन, क्योंकि उसको ऐसा बस सेंसेशन है कि मुझे आ रही है बट उसको कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इनइफेक्चुअल अर्ज है। थ्रॉबिंग पेन फ्रॉम हेपेटिक एब्सेस, गॉलस्टोन एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस होगा, अब जब लिवर इनलार्ज हो गया तो लिवर इनलार्ज हो गया यानी कि हेपेटोमेगाली हो जाएगी। हेपेटोमेगाली का क्या मतलब हो गया, लिवर जो है बहुत इनलार्ज हो गया तो बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स जो होंगे वो ब्लड में आ जाएंगे और जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस क्या होता है, इट्स नॉट अ डिजीज, जॉन्डिस इज अ सिम्टम। सिम्टम किस चीज़ का, लिवर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का जो सिम्टम है वो क्या है, जॉन्डिस। उसमें क्या होता है, पीली पड़ जाती है स्किन, पीली आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, पूरी स्किन पीली हो जाती है, ज़बान पीली हो जाती है। जब हम आंखों को ऐसे ऊपर की तरफ उठा के देखेंगे, जो पलकों को एरिया है वहाँ पे ऐसे येलो दिखेगा। तो जॉन्डिस में ये सब होता है। थ्रॉबिंग पेन यानी कि ऐसे पल्सेटिंग हार्ट बीट वाला पेन होगा। और हेपेटिक एब्सेस, हेपेटिक एब्सेस मतलब क्या होगा, जो लिवर है उसमें लिवर सिरोसिस हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी अल्कोहल कंज्यूम करता है, ड्रंकर्ड है, कि लिवर सिरोसिस हो जाएगा। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, लिवर सड़ जाता है। लिवर सड़ने में क्या होता है, लिवर में के जो सेल्स होते हैं उसमें पस भर जाता है, पस फॉर्म हो जाता है उसमें। और गॉल स्टोन, जो हमारे लिवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर स्टोन्स हो जाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उसकी वजह से ही अब सारी प्रॉब्लम्स आएंगे और वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूल है। सो वॉट एवर मे बी द डिजीज, वेदर डिसेंट्री, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इट मैटर्स लिटिल, इट इज कॉज्ड बाय एनी ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव। नक्स-वोमिका इज द रेमेडी इफ द फॉलोइंग स्टूल सिम्टम्स आर प्रेजेंट। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम किसी भी पेशेंट में दिखने को मिलता है और उसका रीज़न जो हमने अभी पढ़े एलिमेंट्स उनमें से कोई भी हो सकता है, तो नक्स-वोमिका ही उसकी रेमेडी है। अब एक एक करके हम डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, यूरिन ये सब देखेंगे। तो डिसेंट्री और डायरिया में मैंने डिफरेंस बताया था, दोनों में क्या होता है, लूज स्टूल होता है, लेकिन डायरिया और डिसेंट्री में फ़र्क ये होता है कि डिसेंट्री में स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आता है। तो देयर इज़ ग्रेट टेनेस्मस एंड म्यूकस विद स्टूल, बहुत ज़्यादा मरोड़, पेट में दर्द, मरोड़ और म्यूकस निकलेगा स्टूल के साथ। यानी कि स्टूल के दौरान, डिसेंट्री के दौरान क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेनेस्मस होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, मरोड़ होगी पेट में और म्यूकस निकलेगा बहुत सारा स्टूल के साथ। फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग, देयर इज़ फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग, यानी कि बहुत बार, दिन में कई बार। इनइफेक्चुअल मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है वो, यानी कि वो जा रहा है लेकिन वो जिस काम के लिए जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ही इज़ गोइंग टू पास स्टूल, बट वो स्टूल या तो प्रॉपर उतना नहीं है या फिर आ ही नहीं रहा है, या फिर उसको जिस तरह से चाहिए, जिस तरह से उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वैसा स्टूल पास नहीं हो रहा है। सो देयर इज़ इनइफेक्चुअल अर्जिंग विथ ग्रिपिंग पेन एंड सॉफ्ट स्टूल। स्टूल कैसा रहेगा, ऑब्वियसली सॉफ्ट रहेगा, डिसेंट्री में लूज स्टूल होता है, सॉफ्ट होता है। ग्रिपिंग पेन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा जकड़ने वाला, पेट में दर्द होगा। देयर मे बी टेम्परेरी रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन आफ्टर स्टूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीइंग ओनली टू रिन्यू द अर्ज वेरी सून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो ये कि एक टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, जब वो स्टूल पास करके आएगा तो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा कि चलो अब स्टूल पास हो गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद उसको फिर से अर्ज होगी स्टूल पास करने की। तो ये बस टेम्परेरी रिलीफ है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए उसको रिलीफ है और फिर वापस से उसके अंदर रिन्यू होगी एक अर्ज जो कि उसको वापस से पुश करेगी कि उसको वापस से जाके स्टूल पास करना है। पासिस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल with much mucus and blood at a time with sensation as if not finished। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्टूल पास करेगा, तभी उसको क्या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको जैसा स्टूल जितना क्वांटिटी में पास करना है उतना पास नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में पास हो रहा है उसको स्टूल। तो ब्लड भी आएगा उस टाइम पे, क्योंकि डिसेंट्री हो रही है तो डिसेंट्री में स्टूल के साथ ब्लड आता है, और बहुत म्यूकस भी आएगा। और ऐसी सेंसेशन होगी एट द टाइम ऑफ स्टूल, जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको ऐसा लगेगा एज इफ़ नॉट फिनिश्ड, यानी कि अभी हुआ नहीं है, अभी और है। सो ये एज इफ़ नॉट फिनिश्ड, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है नक्स-वोमिका। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनइफेक्चुअल अर्जिंग है, एज इफ़ नॉट फिनिश्ड। कॉन्स्टिपेशन देखते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में विथ फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, अगेन कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, स्टूल कम निकलेगा, स्टूल निकलने में डिफिकल्टी होगी। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब होता है कि स्टूल नहीं निकल रहा है आपका, तो उसको ऐसा लगेगा कि और है अभी, बट वो निकल नहीं रहा है बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड, बहुत पेनफुल होगा। तो इनइफेक्चुअल डिज़ायर अगेन स्टूल की भी और यूरिन की भी, विथ कंस्ट्रक्टिव सेंसेशन प्रेशर इन द रेक्टम एंड एनस। प्रेशर पूरे टाइम फील होगा रेक्टम और एनस में, लेकिन कुछ भी जो स्टूल है वो पास नहीं होगा। प्रोट्रूडिंग ब्लाइंड पाइल्स,
जब कॉन्स्टिपेटेड होते हैं तो हम जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे एनस की वेन्स होती हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाती हैं, बहुत स्वेलिंग आ जाती है उसमें, और कई बार वो जो एनस की जो वेन्स हैं वो ऐसे बाहर प्रोट्यूट कर जाती हैं, और प्रोट्यूट करने का क्या मतलब होता है, बाहर निकल जाना। बाहर निकल के क्या बन जाती हैं, पाइल्स बन जाती हैं। लेकिन नाक्सोमिका के पाइल्स कैसे बता रहे हैं, ब्लाइंड पाइल्स, यानी कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लाइंड होंगे, यानी कि सिर्फ स्वेलिंग होगी और ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे, सेंसेशन होगी ग्रेप लाइक, लेकिन उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। आफ्टर द स्टूल देयर इज टेम्परेरी रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन ओनली अगेन टू रिन्यू द अर्ज ऑफ स्टूल सडनली। थोड़ी देर के लिए आराम में लगेगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है स्टूल पास हो गया, लेकिन फिर से अगेन रिन्यू द अर्ज, वापस से वही सेम सिम्टम है। सेंसेशन एज इफ मोर स्टूल रिमेन्स एंड इट इज़ इन इवैक्यूएटेड। सेंसेशन एज इफ मोर स्टूल, ऐसा लगेगा जैसे कि अभी बहुत सारा स्टूल पेट में ही है। रिमेन्स टू बी इवैक्यूएटेड, अभी भी बचा हुआ है निकालने के लिए, लेकिन वो उतनी अच्छे से निकल नहीं रहा है, उतने अच्छे से पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है अभी मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ। देयर इज़ मोर, एज इफ नॉट फिनिश्ड, देयर इज़ मोर टू इवैक्यूएट। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हर रोज़ डे टू डे लाइफ में हर रोज़ ऑब्स्टिनेट ज़िद्दी कॉन्स्टिपेशन, आसानी से रिलीफ ना मिलने वाला, ख़त्म ना होने वाला कॉन्स्टिपेशन। एंड डायरिया ऑल्टरनेट्स, एंटिम क्रूड, एंटिम टार्ड, पोडोफाइलम, सल्फर, चिलिडोनियम, वर्ब अल्प, इन सारी मेडिसिन में भी ये एक सिम्टम बहुत कॉमन है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है, आज और एक दिन छोड़ के फिर एक दिन छोड़ के फिर दोबारा, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है कि आज हुआ फिर एक दिन छोड़ दो, फिर से हो गया फिर एक दिन छोड़ दो, तो इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न। यानी कि कभी कॉन्स्टिपेशन होगा कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा फिर से कभी डायरिया हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जो होंगे वो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट करते रहेंगे, और इन सारी मेडिसिन में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है। इन पर्सनस हु हैव टेकन परजेटिव्स ड्यूरिंग ऑल थ्रू देयर प्रीवियस ईयर्स, ऐसे लोग जो बहुत परजेटिव्स लेते हैं। परजेटिव्स क्या होते हैं, परजेटिव्स का दूसरा नाम होता है लैक्सेटिव्स कह लो या परजेटिव्स कह लो। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, मेडिसिनल हो सकते हैं, जो हम एनस की जगह पे अप्लाई करते हैं या फिर हम खाते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीफ होता है, वो हमारे स्टूल को जो होता है वो सॉफ्ट कर देता है, चिकना कर देता है, पतला कर देता है, ताकि हमारा स्टूल ईजिली पास हो सके, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या स्टूल पास नहीं होता ईजिली, तो हमें परजेटिव्स या लैक्सेटिव्स खाने पड़ते हैं या फिर उस जगह पर अप्लाई करने पड़ते हैं ताकि वो एरिया सॉफ्ट हो जाए और वहाँ से ईजिली स्टूल पास हो सके। डायरिया ऑल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन, ये हमने सिम्टम पढ़ चुका है और ये इन सारी मेडिसिन में भी अप्लाई होता है। सो डायरिया विद ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, तो किसी किसी दिन ऐसा होगा कि डायरिया हो रहा है और किसी किसी दिन ऐसा होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है इन पर्सन वो हैव बीन टेकिंग लैक्सेटिव्स एंड एरोमेटिक मेडिसिन थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसे लोग जो बहुत कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की मेडिसिन लेते हैं, लैक्सेटिव्स लेते हैं, एरोमेटिक मेडिसिन लेते हैं, उनके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलता है और उनके लिए नक्स वोमिका इंडिकेटेड है। There is frequent desire for stool. Stool is watery, offensive, pass little quantity at a time with temporary satisfaction. Frequent desire है यानी कि बार बार जाएगा स्टूल के लिए। स्टूल कैसा है, बहुत वाटरी है, पानी जैसा है, ऑफेंसिव है, बहुत स्मेल आएगी, और पास लिटिल क्वांटिटी एट टाइम, क्वांटिटी कैसी है, बहुत कम है, छोटी छोटी क्वांटिटी में वो पास करेगा, इसलिए उसको बार बार जाना पड़ा है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि अभी हुआ नहीं है, एज इफ नॉट फिनिश्ड। तो टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, स्टूल पास करने के बाद ऐसा लगेगा चल हो गया, बट वापस से रिन्यू हो जाएगी। अर्ज फॉर स्टूल इन द मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग एंड आफ्टर मेंटल एक्सर्शन विद इनइफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, हमेशा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा स्टूल और यूरिन पास करने के बाद, और सुबह उठते के साथ स्पेशली सुबह इन द मॉर्निंग बहुत तेज़ अर्ज होगी स्टूल पास करने की। आफ्टर राइजिंग, जैसे उठेगा उसके बाद, ये सिम्टम हमने सल्फर में भी पढ़ा था। इफ़ यू हैव नॉट लर्न सल्फर, इट इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल एंड यू कैन गो देयर एंड लर्न सल्फर मेडिसिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मेंटल एक्सर्शन, जब भी वो कोई मेंटल लेबर करेगा, मेंटल एक्सर्शन करेगा, बहुत टेंशन लेगा या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मीटिंग में गया हुआ है या बहुत दिमागी तौर पे थका हुआ होगा, तब भी उसको डायरिया देखने को मिलेगा विद इनइफेक्चुअल डिज़ायर, जो कि बार बार रिन्यू होगी। इनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर यूरिन पास करने जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि अभी और है पेट में स्टोर्ड है, अभी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो खाली नहीं हुआ, तो बार बार एक अर्ज आएगी उसके अंदर से कि अभी और पास करनी है। मिक्चुरेशन इज़ वेरी पेनफुल। मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन जो हम पास करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। सो मिक्चुरेशन इज़ व्हाट, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर के थ्रू पुश करना। पेन एक्सटेंड्स टू जेनिटल ऑर्गन्स एंड लेग्स, तो मिक्चुरेशन इतना पेनफुल होता है नक्स वोमिका के पेशेंट के लिए, ये जो पेन होता है वो जेनिटल ऑर्गन्स से लेके तो पैर तक दर्द फील होता है उसको। यूरिन पासेज इन ड्रॉप्स विद बर्निंग, टियरिंग पेन इन द यूरेथ्रा, यूरिन में भी मिक्सड विद ब्लड ड्यू टू रीनल स्टोन्स।
तो यूरिन कैसी होगी, ड्रॉप्स में आएगी बाहर। क्यों, क्योंकि इनफेक्चुअल है, यानी कि वो करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है, हो ही नहीं रही है उसको पास यूरिन, इसलिए तो पेनफुल भी है। तो वो कैसे पास होगी, एकदम बूंद बूंद करके, ड्रॉप ड्रॉप, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगी। ड्रिबलिंग कहते हैं इसको, ड्रॉप ड्रॉप में जब कोई भी चीज़ बाहर आती है तो उसको कहते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो ड्रिबलिंग होगी और बहुत पेनफुल होगी, जलन होगी और टेयरिंग पेन, यानी कैसा लगेगा यूरिथ्रा जो है वो ऐसे चिर रहा है, फट रहा है, इतनी तेज़ उसको पेन होगा यूरिथ्रा में मिक्चुरेशन के टाइम पे। और यूरिन में भी मिक्स विद ब्लड, यूरिन में क्या होगा, ब्लड भी आएगा कभी कभी। और ड्यू टू रीनल स्टोन्स, किसकी वजह से ब्लड आ रहा है, रीनल स्टोन्स की वजह से, यानी कि स्टोन है वो कहीं ना कहीं जो हमारी अंदर की इंटरनल मेम्ब्रेन है उसको रप्चर कर रहा है, और रप्चर करने की वजह से हेमोरेज हो रहा है, और हेमोरेज की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से यूरिन में भी ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है नक्स वोमिका का। रीनल स्टोन्स क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर भी उसके माइंड से हमें रिलेट करना है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया है, माइंड, जिसमें कि उसको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, हर कुछ खाता है बाहर का कचरा, तो उस वजह से क्या होगा, स्टोन्स हो जाएंगे। और पानी कम पी रहा है, क्या पी रहा है ज़्यादा, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो सारे ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, सारे ऑर्गन्स ख़राब होंगे तो जो किडनी का फिल्ट्रेशन है वो उतना प्रॉपर नहीं होगा और स्टोन्स डेवलप हो जाएंगे, तो किडनी स्टोन्स होंगे। रीनल स्टोन्स का क्या मतलब होता है, किडनी स्टोन्स, किडनी में ऐसे कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, सॉल्ट्स के डिपॉजिट हो जाते हैं, जो कि बहुत पेनफुल होते हैं। नाउ वी विल सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हम देखेंगे तो कॉजेशन, कैरेक्टर, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट अगेन। सो एक्सपोजर टू कोल्ड, इरेगुलर डाइट, कॉफ़ी, टी, अल्कोहल एक्सेट्रा, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स ऑफ गैस्ट्रिक ओरिजिन। सारे रेस्पिरेटरी ट्रबल किसकी वजह से हैं, गैस्ट्रिक ओरिजिन की वजह से हैं। और गैस्ट्रिक ओरिजिन क्यों है, क्योंकि उसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इन सारी हैबिट्स की वजह से उसको एलिमेंट्स आते हैं, पहले पेट में प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रबल्स भी होंगे ना। कैरेक्टर कैसा है, तो कैटरल होर्सनेस इन थ्रोट विथ स्टिचिंग, स्पैस्मोटिक कंस्ट्रिक्टिव पेन, एस्थमा विथ फुलनेस इन स्टमक एंड एस्थमा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ओरिजिन। एस्थमा क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, बहुत सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। कैटरल होर्सनेस, होर्सनेस का क्या मतलब होता है, खराश, खराश होगी, और कैटर यानी कि बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा होगा, बहुत ज़्यादा बलगम, बहुत म्यूकस होगा थ्रोट के अंदर। और कैसा पेन होगा, स्टिचिंग पेन होगा, स्पैस्मोटिक पेन होगा। स्पैस्मोटिक का क्या मतलब है, दर्द होगा फिर बंद हो जाएगा, फिर दर्द होगा फिर बंद हो जाएगा। और स्टिचिंग का क्या मतलब है, ऐसे जैसे कोई छील रहा है या कोई ऐसे काट रहा है, इस तरह का स्टिचिंग पेन होगा। कंस्ट्रिक्टिव पेन, जकड़ने वाला, एकदम कंस्ट्रिक्ट करने वाला, बहुत प्रेशर वाला पेन होगा। एस्थमा होगा विथ फुलनेस इन स्टमक, ऐसा लगेगा पेट में बहुत कुछ भरा हुआ है, फूला फूला लगेगा पेट। और एस्थमा भी कैसा है, गैस्ट्रिक ओरिजिन का है। कफ विथ सोलो शैलो रेस्पिरेशन, शैलो रेस्पिरेशन क्या मतलब, छोटी छोटी सांस, एक सांस होती है जो हम फुल लेते हैं अंदर तक, ऐसे डीप ब्रीथ होती है वो। लेकिन शैलो का क्या मतलब होता है, छोटी सांस, यानी कि सांस ली छोड़ दी, ली और छोड़ दी, यानी कि बहुत कम इंस्पिरेशन और बहुत एक्सपिरेशन, बहुत कम टाइम के लिए। ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, यानी कि डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ऐसा लगेगा कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी उसको। वॉयलेंट कफ, कफ बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसेगा। ड्राई कफ होगा, स्पैस्मोटिक कफ होगा। स्पैस्मोटिक कफ क्या होता है, खांसी उठना बार बार, खांसी उठी फिर बंद हुई, फिर बहुत तेज़ तेज़ खांसी उठी, तो इसको हम कहते हैं स्पैस्मोटिक कफ। और ड्राई कफ, ड्राई कफ होगा और फटीगिंग होगा, यानी कि कफिंग करने के बाद, खांसने के बाद वो इतना थक जाएगा, बहुत ज़्यादा थक जाएगा वो। परसिस्टिंग फ्रॉम मिडनाइट टिल मॉर्निंग, रात मिडनाइट, मिडनाइट का क्या मतलब होता है, रात के 12 बजे से हमारी मिडनाइट शुरू हो जाती है, तो मिडनाइट से लेकर सुबह मॉर्निंग तक, टिल मॉर्निंग उसको खांसी उठेगी। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स विद कैटरा एंड कोराइजा विच इज़ ड्राई एट नाइट एंड फ्लुएंट बाय डे। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स क्या होता है, इस तरह जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ऐसे ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से वो अपनी नाक से सांस खींचते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये जो ऐसी आवाज़ आती है, स्नफल ऑफ नोज़, जो तेज़ आवाज़ आती है हमारी सांस खींचने की, उसको हम कहते हैं स्नफल, स्नफ करना। और वो इन्फेंट्स में जब देखने को मिलती है कैटरा और कोराइजा के टाइम पे। कैटरा मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत म्यूकस बन रहा है, बहुत नाक बह रही है या नाक बंद है, ड्राई है। और कोराइजा का क्या मतलब होता है, वो म्यूकस जो होता है उसको कहते हैं कोराइजा। सो विच इज़ ड्राई एट नाइट एंड फ्लुएंट बाय डे, तो रात के टाइम पे कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, नाक बंद हो जाएगी, बहुत ड्राई ड्राई सूखी खांसी उठेगी, ड्राई कफ होगा। और सुबह क्या होगा, पतला हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, तो फ्लुएंट बाय डे, यानी कि सुबह सुबह पतला हो जाएगा और रात में कैसा रहेगा, ड्राई। मोडालिटीज़ क्या है, एग्रेवेशन किस चीज़ से है, गर्म रूम में जाने से। अभी तक हमने देखा था कि गर्म अप्लाई करने से, गर्म चीज़ में, गर्म रूम में जाने से सर दर्द में आराम था, इन हेडेक व्हेन वी सॉ दैट। बट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, वार्म रूम में एग्रेवेशन हो रहा है। और एम्बलेशन किस चीज़ से हो रहा है, आराम किस चीज़ से मिल रहा है, बट सिटिंग इन कोल्ड प्लेस ऑन कोल्ड स्टोन स्टेप्स
इन कोल्ड एयर इन डैम्प वेट वेदर। कितना उल्टा है ये। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट नक्स वॉमिका पेशेंट इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि सर्दी से ही प्रॉब्लम है और सर्दी में ही आराम भी मिल रहा है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। सर्दी खांसी तो ठीक होनी चाहिए गर्म चीज़ से, लेकिन इसमें सर्दी खांसी गर्म रूम में जाने से, गर्म चीज़ें लेने से और बढ़ जाएगी। और आराम कैसे मिलेगा? ठंडी जगह पे रहने से, या फिर बारिश हो गई, बाहर गीला डैम्प वेदर है, बारिश तूफान आ रहा है, तो उसमें खड़े रहने से, बाहर जाने से आराम मिलेगा, या ठंडी हवा खाने से आराम मिलेगा, या फिर ठंडे कोल्ड स्टोन स्टेप्स पे, यानी कि पथरीला जो रास्ता है, पथरीली जो सड़क है, यानी कि ठंडे मौसम में क्या होता है कि जो हमारी इस तरह की स्टोन से बनी हुई सीढ़ियाँ या ऐसी कोई भी सीलिंग होती है वो ठंडी हो जाती है, तो बेसिकली उसको ठंडक से आराम मिल रहा है अपने रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में। फिर कॉन्कॉमिटेंट देखेंगे, सो देयर इज बर्स्टिंग हेडेक, ग्रिपिंग पेन इन द स्टमक। तो जब भी कॉन्स्टिपेशन ये सब हो रहा था उसके साथ भी हमने कॉन्कॉमिटेंट देखा था, और अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हम कॉन्कॉमिटेंट ये देख रहे हैं कि जब जब ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगे, एस्थमेटिक अटैक आएगा, ये कफ होगा, कुराइजा होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, तो उस टाइम क्या होगा? हेडेक भी होगा। किस तरह का हेडेक होगा? बर्स्टिंग टाइप का हेडेक होगा, ग्रिपिंग पेन होगा स्टमक में, जकड़ने वाला दर्द होगा स्टमक में, अलॉन्ग विथ कफ एंड एस्थमेटिक टेंडेंसी, यानी कि कफ होगा और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक टेंडेंसी होगी, यानी कि बहुत सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी उठेगी, ड्राई कफ होगा, कुराइजा होगा, एंड देयर इज पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। बहुत ज़्यादा हार्ट में पैल्पिटेशन देखने को मिलेंगे। पैल्पिटेशंस क्या होते हैं कि जो जब हम लेटते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हमारा जो दिल है बहुत तेज़ 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 से धड़कता है, इतना तेज़ धड़कता है कि हमारी पूरी बॉडी में हार्ट बीट फील होती है। तो जो हमारी हार्ट बीट हमें पूरी बॉडी में फील होती है, बिना फील करे भी हमारे पूरे जो दिल है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कता है कि हमें बाहर तक फील होता है, तो उसको हम कहते हैं पैल्पिटेशंस। Lying down for after dinner, palpitations with inclination to vomit with ineffectual desire for stool and urine। वापस से इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, ये सिम्टम हम बहुत बार पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी। और लाइंग डाउन आफ्टर डिनर, यानी डिनर करने के बाद वो एकदम लेट जाएगा और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस होंगे। और उसके बाद क्या होगा? इंक्लिनेशन टू वॉमिट। इंक्लिनेशन टू वॉमिट का क्या मतलब है कि खाना खाने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि अब मैं उल्टी कर लूँ। तो हमने पहले भी ये सिम्टम देखा था नक्स वॉमिका में कि इफ़ ओनली आई वॉमिट आई वुड फील सो मच बेटर। ये नक्स वॉमिका कहता है कि अगर मुझे उल्टी हो जाएगी या मैं उल्टी कर लूँ तो मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा, ये जो सब मुझे हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इस वजह से वो उल्टी लाने की, इंड्यूस करने की भी कोशिश करता है। मेंसेस देखते हैं, तो नक्स वॉमिका इज़ एन इनफेलिबल रेमेडी फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एंड सिम्टम्स एज फॉलोज। नक्स वॉमिका इनफेलेबल रेमेडी है, यानी कि वो कभी फील नहीं होती मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में, यानी कि जिस भी लड़की को, वुमेन को, फीमेल को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसके लिए नक्स वॉमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमें नक्स वॉमिका की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो आप जब पेशेंट से पूछेंगे कि मेंसेस कब आए थे, तो अगर पेशेंट ने आपको बताया कि बहुत जल्दी आ गए थे, यानी कि एज से पहले ही आ गए थे। जनरली मेंसेस कब आते हैं? प्यूबर्टी के ऑनसेट पे आते हैं। प्यूबर्टी कब होती है? हमारी अराउंड 12, 13, 14 ईयर्स। तो कुछ कुछ फीमेल्स में जब वो मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, लाइक अराउंड 9, 10 ईयर्स और 11, 12 ईयर्स, ये भी अर्ली ही होता है। तो टाइम कैसा है? टू अर्ली, यानी कि मेंसेस कब आएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे। ड्यूरेशन कैसी होगी? लॉन्ग लास्टिंग, कीप्स ऑन फॉर सेवरल डेज। जनरली हमारे मेंसेस का टाइम पीरियड क्या होता है? 3 to 5 डेज। 3 to 5 डेज मैक्सिमम पीरियड्स रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 15 डेज, इवन 1 मंथ तक भी जाते हैं। तो बहुत दिनों तक जिनको मेंसेस होते रहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनके लिए भी नक्स वॉमिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है। टू अर्ली आप उसमें भी काउंट कर सकते हैं कि अगर किसी को नॉर्मल टाइम पे भी मेंसेस आ रहे हैं 13, 14 ईयर्स की एज में, वो भी अर्ली ही होता है। अगर लेट आ रहे हैं 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स में, तो वो लेट होगा, तो फिर नक्स वॉमिका इंडिकेटेड नहीं है। लेकिन 14, 15 ईयर्स तक भी अगर मेंसेस आ रहे हैं तो भी आप नक्स वॉमिका को सोच सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिनों तक रहते हैं। क्वांटिटी कैसी है? टू प्रोफ्यूज, यानी कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में मेंसेस आएंगे। कैसे मेंसेस हैं? बहुत लार्ज क्वांटिटी में मेंसेस आएंगे, प्रोफ्यूज होंगे। कैरेक्टर ऑफ ब्लड कैसा है? डार्क एंड ऑफेंसिव। ब्लड कैसा दिखेगा? बहुत डार्क कलर का होगा और ब्लड की बहुत स्मेल आएगी, ऑफेंसिव होगा, बहुत स्मेली होगा। नक्स वॉमिका इज एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर इरेगुलर मेंसेस, नेवर इन टाइम, स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग मेंसेस इन 2 वीक्स। ऐसे लोग जिनके मेंसेस कभी भी रेगुलर नहीं रहते, इस महीने आए, अगले महीने गायब, फिर अगले महीने गायब, फिर आ गए, फिर गायब, कभी कभी एक ही महीने में 2 बार आ गए, तो इस तरह की जो इरेगुलरिटी मेंसेस के दौरान देखने को मिलती है फीमेल्स में, उसके लिए नक्स वॉमिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग मेंसेस इन 2 वीक्स, 2 वीक के अंदर एक बार स्टार्ट भी हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे, यानी कि एक ही महीने में
मेंसेस या तो 2 बार आ जाएंगे, या तो मेंसेस की कंप्लीट एब्सेंस होगी, या फिर अभी मेंसेस आएंगे फिर रुक जाएंगे फिर दोबारा से आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है इस तरह के केस में नक्स भूमिका। नाउ वी विल सी द कंकॉमिटेंट। तो कंकॉमिटेंट में विल सी दैट ऑल कंप्लेंट्स अपीयर एट ऑनसेट, रिमेन्स ड्यूरिंग एंड आफ्टरवर्ड, एग्रीवेशन फ्रॉम ओल्ड कंप्लेंट्स विद इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन, prolapse of uterus during menses, metorrhagia with sensation as if bowel will move। तो अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े, जितने भी पर्टिकुलर्स पढ़े, ऑलमोस्ट वो सारे एक साथ ही अपीयर होंगे। सारे ऑल कंप्लेंट्स अपीयर एट ऑनसेट, सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ ऑनसेट के साथ ही आ जाएंगी। ड्यूरिंग, रिमेन्स ड्यूरिंग, यानी कि जब वो प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलेंगी और उसके बाद भी रहेंगी। ये एक कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है नक्स भूमिका का। एग्रेवेशन होगा सारी ओल्ड कंप्लेंट्स का, जो पुरानी कंप्लेंट्स हैं जो अब ठीक हो गई वो भी वापस से रिपीट हो जाएंगी, और डिज़ायर फॉर स्टूल एंड यूरिन इनफेक्चुअल ही रहेगा। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है नक्स भूमिका का। हर चीज़ में देखने को मिलता है कि उसको किसी भी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, वो बहुत फास्टिडियस है। फास्टिडियस का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, अपने सेटिस्फैक्शन के साथ चाहिए, अपने परफेक्शन के साथ चाहिए। और नक्स भूमिका को जब वो परफेक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो परेशान रहता है। तो यही उसका कंकॉमिटेंट सिम्टम है हर चीज़ के साथ। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग मेंसेस, जब मेंसेस आएंगे तो वो इतने ख़तरनाक मेंसेस होंगे, उसको इतना पेनफुल रहेगा कि ऐसा लगेगा कि जो यूट्रस है वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो प्रोलैप्स का क्या मतलब होता है? बाहर निकल जाना। जब हम डिलीवरी होती है बेबी की, तो बेबी जब वुमेन की वूम से बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी आता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स का क्या मतलब होता है? अंदर के किसी कंटेंट का बाहर निकल जाना, वो होता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो ऐसा लगेगा कि यूट्रस भी बाहर आ जाएगा मेंसेस के टाइम पे, यानी कि ब्लड के साथ साथ यूट्रस भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर आ जाएगा। मेटोरेजिया विद सेंसेशन एज ए बाउल विल मूव, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बहुत प्रोफ्यूज क्वांटिटी में ब्लीडिंग होगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे पेट में बाउल्स भी मूव कर रहे हैं। बाउल्स क्या होते हैं? हमारे जो हमारा जो डाइजेशन होने के बाद जो हमारा जो चीज़ बनती है जिसको हम पास आउट करते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस की मूवमेंट करता है, उसको हम कहते हैं बाउल। नाउ लेबर पेन, तो वॉयलेंट स्पैस्मोडिक लेबर पेन कॉजिंग सडन अर्ज टू पास स्टूल एंड यूरिन, टेंडेंसी टू फेंट एवरी लेबर पेन, ineffectual labor pain extends to rectum, pain aggravates in the back, patient prefers a warm room। लेबर पेन, जब वुमेन डिलीवरी के टाइम लेबर पेन जो होता है, लेबर जो हमारे पेन उठते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेबर पेन। यानी कि वो जब बेबी एक्सपेल आउट होने के टाइम पे जो हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बेबी को पुश आउट करता है हार्मोन्स के थ्रू, तो वो जो टाइम होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। उस टाइम बहुत पेन होता है वुमेन को। लेकिन नक्स भूमिका के पेशेंट को कैसा फील होगा? बहुत ही खतरनाक, बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, वॉयलेंट, स्पैस्मोटिक, ऐसे जकड़ने वाला, ऐसे थोड़ा रुकेगा फिर बहुत तेज़ दर्द उठेगा, इस तरह का स्पैस्मोटिक लेबर पेन देखने को मिलेगा, कॉजिंग सडन अर्ज टू पास स्टूल एंड यूरिन। तो लेबर पेन के दौरान उसको अर्ज होगी स्टूल और यूरिन पास करने की। टेंडेंसी टू फेंट आफ्टर एवरी लेबर पेन, जब जब जैसे जैसे लेबर पेन होगा, लेबर पेन कैसा आता है? एक साथ नहीं आता, पहले एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे तेज़ 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 होते जाते हैं जैसे जैसे हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हमारी यूट्रस को विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और कॉन्ट्रैक्शंस को तेज़ करता जाता है टाइम के साथ साथ। तो उस तरह का लेबर पेन में क्या होगा? हर एक लेबर पेन के साथ साथ उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी फेंट होने की, यानी कि बेहोश होने की। यानी कि एक लेबर पेन आया उसके बाद वो बेहोश हो जाएगी, क्योंकि पेन ही इतना खतरनाक है, इतना तेज़ पेन उठ रहा है कि वो पेन उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो वो उस पेन की वजह से बेहोश हो जाती है। और ये पेन जो होता है वो एक्सटेंड करता है रेक्टम तक, यानी पीछे रेक्टम तक पेन जाएगा, और पेन एग्रीवेट होगा बैक में, यानी कि पीठ में, कमर में तक भी उसको बहुत तेज़ तेज़ दर्द जाएगा। और पेशेंट प्रेफर्स अ वार्म रूम, यानी कि पेशेंट को कैसा चाहिए? गर्म कमरा चाहिए, गर्म रूम में वो रहना चाहता है उस टाइम। हर्निया, इट इज़ केपेबल ऑफ क्योरिंग केसेस ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, पर्टिकुलरली अम्बलाइकल इन चिल्ड्रन, लाइकोपोडियम, प्लम्बम एंड एकोनाइट में भी ये सिम्टम है। तो हर्निया क्या होता है? जो हमारी इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, तो इंग्वाइनल कैनाल में क्या होता है? कई बार इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा इंग्वाइनल कैनाल में ऐसे प्रोलैप्स हो जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता है। तो जो हमारा इंटरनल कंटेंट होता है हमारे ऑर्गन्स का, वो जब किसी भी एक ओपनिंग से बाहर आ जाए तो उसको हम कहते हैं हर्निया। हमारे अम्बलाइकल हर्निया भी होता है। अम्बलाइकल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारा अम्बलाइकस होता है, पेट में हमारा अम्बलाइकस जो होता है, वहाँ से भी बाहर चीज़ें जो होती हैं हमारे पेट के कंटेंट की, वो बाहर आ जाती हैं। तो हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं? उसको पुश करते हैं, वहाँ पे एक जाली लगा देते हैं और उसको अंदर पैक कर देते हैं ताकि वो चीज़ वापस से बाहर ना निकले। लेकिन
नक्सवामिका के पेशेंट में स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली अम्बलाइकल हर्निया देखने को मिलता है बच्चों में। तो ये इस तरह के केसेस को भी नक्सवामिका से आप क्योर कर सकते हैं। लंबेगो क्या होता है? कमर दर्द, बैक एक इन लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होना, कमर में दर्द होना, सिटिंग इज़ अ वेरी पेनफुल। तो नक्सवामिका का पेशेंट कैसा है? सेडेंटरी लाइफ वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, वो एक ही जगह बैठा रहता है, बैठे बैठे काम करता है, कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठा रहेगा, कॉर्पोरेट मशीन है वो एक तरीके की। तो वो क्योंकि उसके एक्सरसाइज उतनी नहीं है और वर्क उतना नहीं है, तो बैठे बैठे उसकी कमर स्टिफ हो जाएगी, दर्द होने लगेगा, तो लंबेगो होगा। तो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, टच के लिए भी बहुत पेनफुल, उसकी सिटिंग्स जो पोजीशन है बहुत पेनफुल हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा, और प्रॉब्लम भी वो इसीलिए लेके आएगा क्योंकि नक्सवामिका का पेशेंट कैसा है? बहुत पैशनेट है, बहुत वर्कोहॉलिक है, और उसको क्या डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तो जब वो कोई काम कर रहा है, उसको बैठ के ही काम करना है, उसका काम ही बैठने वाला है। अब लेकिन जब बैठने में उसे कमर में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस है ना उसके लिए, क्योंकि वो अब काम नहीं कर पा रहा। ये इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा उतने इफेक्टिवली, उतने परफेक्टली जितना वो पहले कर पा रहा था। तो ये जो है उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो उसको डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? अपने कमर की दर्द की वजह से, क्योंकि वो अब उतने टाइम के लिए बैठ नहीं पा रहा, उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए वो डॉक्टर के पास आएगा दिखाने के लिए कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो, क्योंकि मेरे काम में इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। नमनेस एज इफ पैरालाइज्ड, ऐसे सुन हो जाएगा, ऐसा इतना ज़्यादा पेन होगा कि सुन पड़ जाएगी वो जगह, ऐसा लगेगा कि काम ही नहीं कर रहा, पैरालाइज जैसा फील होगा। वर्स फ्रॉम 3 to 4 AM, रात में 3 से 4 बजे के टाइम पे ये जो पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ख़तरनाक और वर्स हो जाएगा। बैकिंग फ्रॉम सिटिंग ऑन कोल्ड स्टोन, सेक्शुअल एक्सेस एंड मास्टरबेशन, तो मास्टरबेट करने से, कोल्ड स्टोन पे बैठने से और सेक्शुअल एक्सेस करने से कमर में बहुत दर्द होगा। मस्ट सिट अप एंड टर्न द बॉडी इन द बेड बिफोर ही कैन लुक अराउंड, उसको उठ के बैठना पड़ेगा और बॉडी से अपने आप, मतलब बेड की बॉडी से उसको अपने आप को उठाना पड़ेगा, तभी वो इधर उधर देख पाएगा। इतना ज़्यादा पेन है, इतनी ज़्यादा नमनेस है, इतना ज़्यादा पैरालिसिस की स्टेट बन जाएगी उसकी रात में कि वो बिस्तर में लेटे लेटे इधर उधर मुड़ भी नहीं सकता, करवट नहीं ले सकता। करवट लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा उठ के बैठना पड़ेगा और फिर करवट लेके सोना पड़ेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उसकी कमर की चली जाएगी। जो हम कमर ऐसे मोड़ के टर्न लेके करवट ले लेते हैं वो नहीं कर पाएगा। फीवर, तो नक्सवामिका में फीवर कैसा है? इट इज़ पर्टिकुलरली इंडिकेटेड इन इंटरमिटेंट फीवर। ड्यूरिंग फीवर देयर मस्ट बी कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन एवरी स्टेज, चिल, हीट, स्वेट। तो हमारे फीवर की 3 स्टेजेस होती हैं, चिल, हीट एंड स्वेट। फीवर में क्या होता है? पहले बहुत तेज़ ठंड लगती है, चिल्स आते हैं, बहुत ठंड लग के पहले हमें बुखार चढ़ता है, फिर बुखार चढ़ने के बाद हमें बहुत तेज़ फीवर आता है, तो हम बहुत गर्म होते हैं, उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और फिर जब फीवर उतरता है तो हमें स्वेटिंग होती है, और हमारी स्वेटिंग होने के बाद हमारी बॉडी जो होती है ठंडी हो जाती है और हमारा फीवर उतर जाता है। ये हमारी 3 स्टेजेस होती हैं फीवर की। तो ये सारी स्टेजेस में नक्सवामिका में, इन तीनों स्टेजेस में नक्सवामिका का पेशेंट क्या चाहता है कि वो सर से लेकर पैर तक कवर्ड रहे, ओढ़ के लेटा रहेगा, सब कुछ पहन के बैठा रहेगा, कुछ भी खुला ना रहे, क्योंकि चिली पेशेंट है तो ठंडक से, बाहरी किसी भी चीज़ से उसको बहुत जल्दी असर होता है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है, तो वो पूरा कवर करके रखेगा अपने आप को, खिड़की दरवाजे भी बंद करके रखेगा। सो पर्टिकुलरली इस तरह की इंटरमिटेंट फीवर में नक्सवामिका इंडिकेटेड होती है। कोल्ड स्टेज में प्रीडोमिनेंटली देयर इज ग्रेट रिपंजेंस टू कोल्ड और कोल्ड एयर, वेरी चिली ऑन लीस्ट एक्साइटमेंट, मूवमेंट और बीइंग अनकवर्ड। जब भी उसको किसी भी तरह का मूवमेंट होगा, कभी किसी भी तरह से ठंड लगेगी या सर्दी लग के जब भी उसको बुखार आने लगेगा, तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घबराएगा, और प्रीडोमिनेंटली उसको ये फीवर किस टाइम पे जो होगी, चिल जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा उसको, यानी कि बाहरी जब हमें बुखार चढ़ता है तो क्या करते हैं, पट्टी रख देते हैं या फिर उड़ा देते हैं, तो जो हम एक्सटर्नल हीट अप्लाई कर रहे हैं या हीटर चला दिया या उसको कमर से उड़ा दिया, उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी उसको ठंड लग रही है, बुखार आने से पहले जो उसको बहुत तेज ठंड लग के बुखार आ रहा है, उसको ओढ़ने से, गर्म चीज़ें ओढ़ लेने से, हीटर चला लेने से भी आराम नहीं मिलेगा, नॉट रिलीव्ड बाय एक्सटर्नल हीट। तो बाहर की गर्मी से उसकी जो ठंडक, उसको ठंड लग रही है, वो ठीक नहीं होगी। ड्यूरिंग चिल स्टेज देयर इज एक्सेसिव शडरिंग एंड रिगर, बहुत ज़्यादा कपकपाहट होगी, थरथराहट होगी, वो ऐसे कपकपाएगा, किटकिटाएंगे उसके दांत, और बहुत बहुत तेज़ ठंड लग के उसको बुखार आएगा। ड्यूरिंग हीट स्टेज, यानी कि जब बुखार आ गया है, अब ठंड लगना बंद हो गया, अब बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, तो पूरी बॉडी में बहुत ही तेज़ हीट होगी, बहुत गर्म रहेगा नक्सवामिका का पेशेंट, यानी उसको आप छुएंगे तो बर्निंग हॉट लगेगा, यानी कि पूरी बॉडी कैसी लगेगी, बर्निंग हॉट, ऐसा लगेगा ये जल रही है, गरम इतनी तेज़ गर्म होगी जैसे जल रही है, रेड दिखेगी और हॉट दिखेगी। एंड स्टिल द पेशेंट कैन नॉट मूव और अनकवर विदाउट बीइंग चिली,
फिर भी वो अपने आप को क्या करेगा, अनकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन सारी स्टेजेस में वो क्या करता है, सर से लेके पैर तक अपने आप को कवर करके रखता है। तो जबकि अब वो ठंड नहीं लग रही, ठंड की स्टेज खत्म हो गई, ठंड वाली जो स्टेज थी फीवर की वो खत्म हो गई, अब बुखार चढ़ चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो अनकवर नहीं करेगा और बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलने से भी उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो चुपचाप लेटा रहेगा पूरा कवर करके। कॉन्कॉमिटेंट क्या है, इनफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल एंड यूरिन, बिटर टेस्ट इन माउथ विद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि वही डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, वॉमिट हो सकती है, स्टूल और यूरिन जो होगी वो उतनी अच्छे से पास नहीं होगी, और मुंह में कैसा कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा। इन जनरल भी जब हमें बुखार आता है तो हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, हर चीज़ जो हम खाते पीते हैं वो हमें कड़वी लगती है। तो ये नॉर्मल सिम्टम है, कॉमन सिम्टम है, या आप इसके साथ याद रख सकते हैं कि बुखार के टाइम में मुंह कैसा लगता है, हमें कड़वा लगता है। तो बिटर टेस्ट इन माउथ विद गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि पेट भी उसका ख़राब होगा उस टाइम पे, यानी कि डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डिसेंट्री भी हो सकती है। जनरल मोडालिटीज़, एग्रीवेशन कब कब है, सुबह, स्पेशली इन द मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह 4 बजे, 3 से 4 बजे के टाइम उसको सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वर्स हो जाती हैं। बाय मेंटल एक्सर्शन, जितना टेंशन लेगा, जितना परेशान रहेगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। खाना खाने के बाद या ओवर ईटिंग करने के बाद, कुछ ज़्यादा ही खा लेने के बाद, टच से या फिर किसी बाहरी आवाज़ से, शोर शराबे से, एंगर से, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर लिया तो भी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले का खाना खाने से, नारकोटिक्स, ड्रग्स करने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से, ड्यूरिंग ड्राई वेदर, बहुत ज़्यादा अगर ठंडा वेदर है, बहुत सूखा वेदर है, ठंडी हवा लगने से, इन सारी चीज़ों से ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी बढ़ जाएंगी। एम्यूनेशन कब है, तो आराम कैसे मिलेगा, शाम के वक्त आराम मिलेगा। शाम के वक्त उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसको शाम के वक्त घूमने को भी दिल चाहता है, वो रात में घूमने निकल जाता है, रात भर गाड़ियाँ चलाता रहेगा, रात भर सड़कों पे घूमता रहेगा, रात भर जगता रहेगा, कॉफ़ी पीता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, और रात में लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते, क्योंकि रात में सब सो चुके होते हैं, तो उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो इसलिए उसको शाम का टाइम, रात का टाइम उसको अच्छा लगता है। वाइल एट रेस्ट, तो जब वो आराम करेगा, उसको आराम करने की बहुत डिज़ायर है, तो आराम करने से भी उसको हर चीज़ में फ़ायदा होगा, उसको अच्छा लगेगा। लाइंग डाउन, लेट जाने से, टैम्प और वेट वेदर में, यानी कि जब मौसम बहुत बारिश का या अच्छा ऐसे सुहाना मौसम होगा, उस टाइम भी उसको बहुत रिलीफ मिलेगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स में। नाउ वी विल सी द रिलेशन, तो इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू सल्फर इन नियरली ऑल डिजीजेस एंड सीपिया और सल्फर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर हम सीपिया और सल्फर के साथ उसको देंगे तो उसका एक्शन कंप्लीट करेगी, जैसे कि नक्स ओमेगा इंडिकेटेड है किसी पेशेंट के लिए, और उसके साथ उसका जो एक्शन है वो अभी हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, जो हमें उसको क्योर करना है, वो क्योर पूरी हो नहीं पा रही है, यानी कि नक्स ओमेगा इंडिकेटेड है, सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, फिर भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रही पेशेंट की, तो उसके साथ हम उसको ऊपर से सल्फ़र खिलाएंगे, तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी, केस क्लोज हो जाएगा। ये सल्फर मेडिसिन में मैंने आपको पढ़ा चुका है। इनेमिकल है जिंकम मेटालिकम के साथ, मस्ट नॉट बी यूज आफ्टर और बिफोर, तो जिंकम मेट के साथ जो नक्स ओमेगा है वो इनेमिकल है, यानी कि कंपैटिबल नहीं है, तो नक्स ओमेगा को कभी भी जिंकम मेट के ना पहले ना ही बाद में देना चाहिए। पहले आपको नक्स ओमेगा को एंटीडोट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जिंकम मेट दे सकते हैं। नेक्स्ट, जिंकम मेट को नक्स ओमेगा के पहले या बाद में नहीं देना है, इनेमिकल है मतलब आपस में इंटरेक्ट करके जो है वो पेशेंट का मतलब नुकसान कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती हैं। फॉलोज वेल आफ्टर, यानी कि अगर आपने आर्सेनिक दी हुई है किसी को, आईपिकाक दी है, फॉस्फोरस दी है, सीपिया दी है, सल्फर दी है, इन सारी मेडिसिन के ऊपर अगर आप नक्स ओमेगा देते हैं तो ये इन सारी मेडिसिन को बहुत अच्छा फॉलो करती है और इनका एक्शन कंप्लीट करती है। इट इज़ फॉलोड बाय ब्राइनिया, पल्सिटिला, सल्फर, यानी कि नक्स ओमेगा के बाद अगर आप ब्राइनिया, पल्सिटिला और सल्फर को देते हैं किसी पेशेंट को, तो नक्स ओमेगा का एक्शन कंप्लीट होता है और ये तीनों मेडिसिन नक्स ओमेगा को बहुत अच्छा फॉलो करती हैं। नोट, नक्स ओमेगा शुड बी given at the time of retiring, or what is better, at the time of several hours before going to bed, as it acts best during repose of mind and body. नक्स ओमेगा एक ऐसी मेडिसिन है जिसको रात में देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो नक्स ओमेगा रात में अच्छा काम करती है, तो हमें रात में देना चाहिए। शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग, रिटायरिंग का क्या मतलब होता है, रिटायर होना मतलब सारे काम खत्म हो गए, अब आराम का टाइम है, काम के बाद जब आराम करते हैं, यानी कि जब हमें जॉब करते हैं और जॉब के बाद हम रिटायर हो गए, यानी कि अब क्या करना है, अब जॉब हो चुकी है, इतने साल कर लिया, अब क्या हमें करना है, आराम करना है। तो इसको यहाँ पे एज अ मेटाफोर, एज अ फ्रेज यूज़ किया गया है कि कब देना है, किस नक्स ओमेगा को कब देना है पेशेंट को, जब वो रिटायर हो रहा है, यानी कि सुबह से शाम तक सारे काम हो चुके, अब जब वो रात में सोने जाएगा, रिटायर होगा, आराम करने जाएगा, उस टाइम हमें नक्स ओमेगा प्रिस्क्राइब करनी है, नक्स ओमेगा देनी है, तो रात में बहुत अच्छा काम करती है। एट द टाइम ऑफ सेवरल आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड,
रात में सोने के कुछ घंटों पहले नक्सवामिका खिला दो पेशेंट को, बहुत अच्छा काम करेगी रात भर। इट एक्ट्स बेस्ट ड्यूरिंग रिपोज ऑफ माइंड एंड बॉडी। रिपोज का क्या मतलब है, जब माइंड और बॉडी सुकून में है, यानी कि जब हम सोते हैं तो माइंड और बॉडी क्या होते हैं, हमारे शांत हो जाते हैं, वो भी सो जाते हैं, आराम मिलता है उनको भी। उस टाइम ना कोई टेंशन होता है, ना कोई परेशानी होती है। उस टाइम हमारी बॉडी क्या होती है, एक अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती है। पार्शली हम डेड होते हैं उस टाइम पे, हमारा माइंड और बॉडी दोनों सो चुके होते हैं, तो वो रिपोज में जाते हैं। तो उस वक्त नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। ये सेम सिम्टम थूजा में भी है, तो थूजा को भी इसी तरह प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आई होप आपको नक्सवामिका समझ आई है। If you like my video, please share and subscribe to my channel. Share it with your friends. And if you have any doubt, you can ask me in your comment section. So, okay. Bye.